आज के इस वीडियो के अंदर हम वाटरशेड और वाटरशेड मैनेजमेंट के बारे में अच्छे से बात करने वाले हैं। और आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि हमने पिछले वीडियो के अंदर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को जाना था, तो आज भी इस वीडियो के अंदर हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे जो आईसीआर के एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम जहां वाटरशेड के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और इंपॉर्टेंट टर्म्स को जानेंगे, कुछ टाइप्स एंड क्लासिफिकेशंस को जानेंगे जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद हम प्रिंसिपल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जानेंगे वाटरशेड मैनेजमेंट के, कंपोनेंट्स देखेंगे और साथ में हिस्ट्री या कह सकते हैं इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर ईयर्स जो है उन्हें जानेंगे। कुछ करंट प्रोग्राम या हम कह सकते हैं कुछ पर्टिकुलर जो पॉलिसीज जो है वाटर शेड मैनेजमेंट से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। कब कौन सी पॉलिसी या कब कौन सा प्रोग्राम शुरू हुआ था, तो इससे रिलेटेड ईयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, तो उन्हें भी इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। और साथ में इस तरह से एट द एंड हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को भी देखने वाले हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चर स्टडीज। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के साथ शुरुआत करते हैं, जो कि है वाटरशेड के बारे में। वाटरशेड होता क्या है? वाटरशेड ये है कि इज डिफाइंड एज एनी सरफेस एरिया फ्रॉम विच रन ऑफ इज कलेक्टेड एंड ड्रेन थ्रू अ कॉमन पॉइंट। जहां पे पानी आके गिरेगा उसे आप वाटरशेड कह सकते हैं। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में आपको इस बारे में चेतावनी दी थी, मैंने आपको अलर्ट किया था कि याद रखिएगा जहां पानी आके गिरता है उसे तो एक बार हम कैचमेंट एरिया कहते हैं, राइट? तो इसी तरह से आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये लाइन भी बुक्स में मेंशन है। इट इज सिनोनिमस विद अ ड्रेनेज बेसिन और कैचमेंट एरिया। लेकिन स्पेसिफिकली बात इसे भी याद रखनी है कि वाटरशेड जब वर्ड आएगा तो हमें याद रखना है थ्रू अ कॉमन पॉइंट। इस बात को भी हमें ध्यान रखना है, यानी ड्रेन्स थ्रू अ कॉमन पॉइंट मतलब कितनी भी अलग अलग जगह से कोई पर्टिकुलर एरिया है, वहां से पानी कलेक्ट होता हुआ किसी एक कॉमन पॉइंट से बाहर, या कह सकते हैं किसी एक पॉइंट से कलेक्ट होता हुआ बाहर आएगा। यहाँ अगर हम कहें कि ये जो एक कॉमन पॉइंट है, यहाँ से ये सारा पानी अलग अलग जगहों से आते हुए यहाँ आएगा, तो जो कॉमन पॉइंट है उसके पीछे का जो भी एरिया है वो एक तरह का वाटरशेड है। मैं कहूँ कि ये एक एरिया था, छोटा एरिया है, वहां से पानी कलेक्ट होता हुआ इस जगह आ रहा है। लेट्स से एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है, तो दोनों से कलेक्ट होता हुआ इस जगह आ रहा है। तो ये अगर हम ड्रेनेज पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, तो इसके पीछे का ये जो एरिया है वो क्या होगा? वाटरशेड होगा। लेकिन अगर मैं इसे ड्रेनेज पॉइंट कंसिडर करूं तो ये पूरा एरिया क्या होगा? वाटरशेड होगा। तो लेकिन वाटरशेड के लिए स्पेसिफाइड किया जाता है कि वाटर इज कलेक्टेड एंड ड्रेन्स थ्रू अ कॉमन पॉइंट, व्हिच इज समथिंग दैट यू शुड रिमेंबर। नेक्स्ट है इट इज सिनोनिमस, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन स्पेसिफिकली जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम पे पिछले वीडियो में साफ साफ दिखाया भी था कि क्या आंसर किया गया इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, राइट? आई होप आपने पिछला वीडियो देखा है। नहीं देखा है तो उसका लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो, मेरी कोशिश है आप उसे देख सकते हैं। द साइज ऑफ वाटरशेड मे वेरी फ्रॉम अ फ्यू हेक्टेयर टू सेवरल थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर। कहीं पे भी पानी गिर रहा है, उसका एक ड्रेनेज पॉइंट अगर हम कंसिडर कर रहे हैं, सिंगल या कॉमन पॉइंट ड्रेनेज पॉइंट के रूप में कंसिडर कर रहे हैं, तो उसे वाटरशेड कह दो। तो अब ये छोटा एरिया भी हो सकता है, ये बड़ा एरिया भी हो सकता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि इसका एरिया जो है वो कुछ हेक्टेयर से सेवरल हेक्टेयर तक हो सकता है। नेक्स्ट लाइन में लिखा है इनफैक्ट वाटरशेड इज अ बायोलॉजिकल, फिजिकल, इकोनॉमिकल एंड आल्सो अ सोशल सिस्टम। मतलब वाटरशेड को सिर्फ बायोलॉजिकल यूनिट के रूप में नहीं देखना है। मतलब बायोलॉजिकल का मतलब समझते हैं आपके पेड़ पौधे, इंसान, जानवर जो भी हैं, हम कह सकते हैं जो वाटरशेड के आसपास का जो भी लाइफ है उसको हम बायोलॉजिकल सिस्टम के रूप में कंसिडर कर सकते हैं। फिजिकल यूनिट के रूप में तो हम देखते ही हैं, जिस तरह से पानी इकट्ठा होकर एक जगह से आ रहा है, तो एक फिजिकल यूनिट तो है ही। साथ में इकोनॉमिक से रिलेटेड भी है कि भाई जो भी उसके आसपास का फॉरेस्ट एरिया या हम कह सकते हैं जो भी एरिया है, वो इकोनॉमिकली कहीं ना कहीं किसी रूप में बेनिफिशियल हो सकता है। वो जो पानी है वाटरशेड का, वो पर्टिकुलर किसी एग्रीकल्चर फील्ड पे जा रहा है, तो वो इकोनॉमिकली एक बेनिफिट दे सकता है, तो वो एक इकोनॉमिक यूनिट भी है। साथ में वो सोशल सिस्टम से रिलेटेड भी है, क्योंकि वो हम देख रहे हैं सोसाइटी जो एक पर्टिकुलर लोग उसके आसपास रहते हैं, तो वो सोशल सिस्टम से भी रिलेटेड है। तो इस बात को याद रखना, ये मुझे लगता है एक इंपॉर्टेंट फैक्ट या एक लाइन इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है। नेक्स्ट कहा है कि इट इज अ लैंड मास बाउंडेड वर्टिकली बाय एरिया इन्फ्लुएंस्ड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज से घिरा हुआ एक एरिया है, एंड हॉरिजॉन्टली बाय द वाटर दैट ड्रेन्स इनटू अ पॉइंट इन द चैनल। और साथ में हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टली वो पानी एक तरफ एक कॉमन पॉइंट से होते हुए जाता है। तो इस तरह की कुछ बातें हैं जो वाटरशेड से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ वाटरशेड, जो कि मुझे लगता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अलग अलग एग्जामिनेशंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं, आने वाले वक्त में पूछे भी जाते रहेंगे। क्या है कि मैक्रो, सब मैक्रो, सॉरी मैक्रो, सब वाटरशेड, मिनी वाटरशेड, माइक्रो वाटरशेड और मिनी वाटरशेड। इस तरह से हमें 5 वाटरशेड की क्लासेस याद रखनी है और सीक्वेंस में याद रखनी है। 1 2 3 4 ऐसे मैंने डायग्रामेटिकली बता तो दिया है, लेकिन मजा नहीं आता ऐसे पढ़ने में। याद करने के लिए तो मैं बताऊं आपको, सबसे
ईजी वे यही है, यानी हम एक लिस्ट बना ले, सीधे सीधे याद करने की कोशिश करेंगे। मिनी, माइक्रो, मिली, सब, मैक्रो। मिनी, माइक्रो, मिली, सब, मैक्रो। अब ऐसे देख के पढ़ना तो ऑफ कोर्स आसान होता है ना? ऑन द स्पॉट जब एग्जाम में बैठेंगे तो दिक्कत हो सकती है। तो याद रखना कि भाई मिनी, मिनी के अंदर मैंने कुछ दिमाग में बना रखा है कि 100 मिनी है। 100 मिनी, मिनी 100 मिनी क्या मतलब हुआ? 100 मिनी बस दिमाग में रखता हूँ मैं कि एक जब 100 वैल्यू दिखेगी तब मुझे 100 मतलब मिनी याद रखना है। 100 के साथ में मिनी याद रखना है, तो ताकि मेरे को वर्ड याद रखे मिनी। क्योंकि देखो क्वेश्चन में एग्जाम में इससे कई बार अलग-अलग तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। मिनी देख के उसका एरिया पूछ लेंगे, पाँचों का एक सीक्वेंस पूछ लेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो याद रखना है कि मिनी 100 मिनी। नेक्स्ट है माइक्रो। मैं माइक्रो पढ़ता हूँ इसे क्यों? क्योंकि मैं 3 जीरो लगाए रखता हूँ दिमाग में, माइक्रो, ताकि तब से बड़ी सी वाली यूनिट याद रहे कि बड़ा से बड़ा एरिया कितना है? 1000 है। बाकी तो 1 जीरो कम ही करना है भाई, 1000 से 100 मतलब 100 से 1000 हेक्टेयर के। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो माइक्रो से याद रखना है। मिली, मिली के अंदर हमें याद रखना है कि बड़ी वैल्यू जो है वो 10,000 है। नहीं मिली तो एक भी नहीं मिली, जब मिली तो 10,000 मिल गई। क्या मिल गई? कौन मिल गई? कैसे भी कुछ भी आप दिमाग में बनाएं, लेकिन याद रखें मिली जो है 10,000 मिल गई। ऐसे वाली बात याद रखना, है ना? तो वो कुछ भी हो सकता है, आप अपने दिमाग में बनाए रखें, कोई भी ट्रिक बनाएं, लेकिन आप याद रखें। सब में मैं ऐसे याद रखता हूँ कि इस एस को मैं 5 के रूप में देख पाता हूँ। 5 यूबी क्यों बना रहा हूँ? देखिए बस एस को 5 के रूप में याद रखने से मुझे याद रहता है कि भाई 50,000 वाला यही है वेटरशेड, जिसके अंदर 50,000 हेक्टेयर मेंशन किया गया है। ओके, तो 50,000 वाला कौन सा है? सब में। मैक्रो तो सबका बाप है, पता ही रहता है, मैक्रो मतलब सबसे बड़ा, तो वो 50,000 हेक्टेयर से भी ज्यादा है। ठीक है ना? तो कुछ इस तरह से नेमोनिक्स बनाएं, कुछ भी करते हुए इन्हें याद करें। क्यों नेमोनिक्स बनाई जा रही हैं, आप इसका अर्थ समझते हैं कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? ये सीक्वेंस मैंने ऊपर लिखा है आपके लिए, इंपॉर्टेंट याद, स्पेसिफिकली याद रखना है हमें कि मिनी, माइक्रो, मिली, सब और साथ में मैक्रो। मिनी, माइक्रो, मिली, सब, मैक्रो, ये याद रखना बहुत जरूरी है। डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ ले, असेंडिंग ऑर्डर पूछ ले, अलग अलग वैल्यूज पूछ ले, सब याद होना चाहिए। हो सकता है कि एग्जाम में इसके अलावा कोई पर्टिकुलर एरिया के ऊपर बेस्ड भी आ जाए। मैंने एक बुक में देखा था कि इन एरिया के अलावा कुछ वैल्यूज दे रखी थी। कोशिश करूंगा वो स्क्रीन पे आपके एडिटिंग के टाइम में वो स्क्रीन पे आपके सामने आ जाए, तो आप उस एरिया को भी याद रख सकते हैं। लेकिन आइडियल मुझे लगता है सबसे ज्यादा बेस्ट जो है वो क्लासिफिकेशन यही है, ये एग्जामिनेशन के पर्पज से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं वो है वाटरशेड मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। अब तो क्या कर रहे थे? वाटरशेड के बारे में बात, अब वाटरशेड मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। तो वाटरशेड मैनेजमेंट इज द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज, कई सारी टेक्नोलॉजीज को जोड़ देना है आपने विद इन द नेचुरल बॉडीज। ऑफ कोर्स एक नेचुरल बॉडी है, हमने अभी जाना था, ऑफ अ ड्रेनेज एरिया फॉर ऑप्टिमम डेवलपमेंट ऑफ लैंड, ताकि किसका अच्छा से डेवलपमेंट हो सके, लैंड, वाटर एंड प्लांट रिसोर्सेज, ताकि किसकी डिमांड और किस क्या पूरा हो सके, नीड टू द मीट द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल एंड द एनिमल इन अ सस्टेनेबल मैनर। एक सस्टेनेबल मैनर के अंदर, सस्टेनेबल वर्ड का हम इस्तेमाल तब करते हैं जब हम चाहेंगे कि ये यूनिट सिर्फ हमारी जनरेशन के लिए बेनिफिशियल ना हो, आने वाली जो भी पीढ़ियां हैं, जो भी जनरेशन है, उनके लिए भी बेनिफिशियल होनी चाहिए। तो ये वाटरशेड मैनेजमेंट की एक डेफिनेशन आप अगर ऑब्जेक्टिव वाले एग्जाम में, सॉरी सब्जेक्टिव एग्जाम में बैठे तो याद रख सकते हैं। इसके अलावा भी याद रख सकते हैं कि वाटरशेड मैनेजमेंट इज द प्लान्ड यूज ऑफ वाटरशेड लैंड्स। वाटरशेड लैंड का एक अच्छा सोचा समझा हुआ इस्तेमाल करना अकॉर्डिंग टू या अकॉर्डेंस विद प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स, जिसके उद्देश्य हमारे क्लियर हो, सच एज द कंट्रोल ऑफ इरोजन, मिट्टी का इरोजन कम हो, स्ट्रीम फ्लो, जो पानी बह के आएगा वो अच्छे से बहते हुए आए, सेडिमेंटेशन जो होगा मिट्टी का वो सही जगह सही रूप में हो, एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ वेजिटेटिव कवर, जो वेजिटेटिव कवर है या हम कहेंगे जो एग्रीकल्चर के पर्पज के रूप में जो हम पानी को इकट्ठा कर रहे हैं वो अच्छे से हो सके, एंड अदर रिलेटेड रिसोर्सेज जो है वो भी अच्छे से फुलफिल होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वाटरशेड की ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो एग्जाम में अच्छे से बैठ के रटते हुए जाएंगे, ताकि हमारा सब्जेक्टिव पेपर अच्छा हो जाए। ठीक है ना? समझना तो है ही, जो आपने कोशिश की होगी समझने की। अब स्पेसिफाइड कंटेंट ये भी है जो हमें याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वाटरशेड क्या है। आपको पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट्स के रूप में आजकल एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। पूछ लिया जाएगा कि बताओ ऑब्जेक्टिव क्या है वाटरशेड के, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट। 3 दे देंगे सही ऑब्जेक्टिव, जो कि इनमें से देख सकते हैं कि पहला ऑब्जेक्टिव आप समझ सकते हैं, पानी को भी कंजर्व करना है, साथ साथ में हमें सॉइल को भी कंजर्व करना है। ठीक है? दूसरा मतलब इसी के अंदर एडिशन बताना है ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता रहे। दूसरा ऑब्जेक्टिव याद रखेंगे कि टू प्रमोट द सस्टेनेबल फार्मिंग, जैसा कि बताया, सिर्फ हमारी ही पीढ़ी नहीं, आने वाले वक्त के अंदर भी ये सस्टेनेबल रहना चाहिए तरीका, तो सस्टेनेबल फार्मिंग को प्रमोट कर सके हम। टू कवर नॉन एरेबल एरिया इफेक्टिव थ्रू एफोरेस्टेशन, हॉर्टिकल्चर एंड पास्चर लैंड। नॉन एरेबल एरिया मतलब ऐसा एरिया जहाँ एग्रीकल्चर नहीं हो रही है, उसके अलावा जो यहाँ हम एफोरेस्टेशन या नए पेड़ लगा सकते हैं,
हॉर्टिकल्चर क्रॉप लगा सकते हैं या पास्चर लैंड जिसे हम कह सकते हैं, जहाँ पे कैटल्स वगैरह को ग्रेजिंग के लिए छोड़ा जा सकता है, तो उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ लैंड। तो मैं समझता हूँ आपने लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन के बारे में ज़रूर सुना होगा कि किस ज़मीन का किस रूप में कैसे इस्तेमाल करना है। इसके लिए 8 क्लासेस होती हैं, जिसे हम लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन एलसीसी के रूप में समझते हैं। अगर इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके पास, कुछ नहीं जानते इसके बारे में, तो आपके सामने स्क्रीन पे जो वीडियो आ रहा हो, उसका थंबनेल आ रहा हो, तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पर्पज़ से। अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जिसके अंदर आपको पता होगा कि 1 से 4 तक क्लासेस जो एग्रीकल्चर के लिए बेटर हो सकती हैं, 4 से 8 जो है वो एग्रीकल्चर के लिए नॉन एग्रीकल्चरल लैंड होती हैं। तो अगर क्लासिफिकेशन जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को ऑब्जर्व करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टू एनहांस द इनकम को बेटर करना, हमने जाना था कि इकोनॉमिक सिस्टम भी है। टू रिस्टोर इकोनॉमिक बैलेंस, हमने बात करा इकोलॉजी को भी बैलेंस बनाए रखना है, सस्टेनेबल फार्मिंग या सस्टेनेबल तरीका होना चाहिए। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव है। अब स्पेसिफाई ऐसे भी किया जाता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट क्या है, क्या सिद्धांत है इसके, हम ऐसे हैं। तो भाई यूटिलाइजिंग द लैंड अकॉर्डिंग टू द लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन, जो भी मैंने आपको बताया था, कौन सी जमीन किस रूप में काम में ली जा सकती है, उसका एक सही आंकलन हमारे पास होना चाहिए ताकि हम अच्छे से उसका इस्तेमाल कर सकें वाटरशेड मैनेजमेंट का। नेक्स्ट है कंजर्विंग एज मच एज वाटर पॉसिबल, रेन वाटर का सबसे ज्यादा हम कंजर्वेशन कर सकें। ड्रेनिंग आउट एक्सेस वाटर, जो एक्सेस वाटर है उसका सही रूप में सही जगह पे डिस्पोजल हो, यानी फार्म पॉन्ड या टैंक्स के अंदर हो। इनके बारे में मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कुछ। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ सॉइल इरोजन कंट्रोल हो सके, सुटेबल क्रॉपिंग पैटर्न्स आइडेंटिफाई की जा सके, वाटरशेड के आसपास कौन सा पैटर्न बेटर हो सकता है, इस तरह के कुछ प्रिंसिपल्स हैं इसके। मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया, हर यूनिट एरिया से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिल सके, पर यूनिट टाइम एंड पर यूनिट वाटर के ऊपर, ठीक है, पर यूनिट वाटर पे पर यूनिट एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिल सके, ये भी एक प्रिंसिपल है। इंक्रीजिंग क्रॉपिंग इंटेंसिटी और साथ में लैंड इक्विवेलेंट रेशियो थ्रू द इंटरक्रॉपिंग एंड सीक्वेंस क्रॉपिंग। क्या होता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी, क्या आप जानते हैं? नहीं जानते हैं तो आप इसे देखें कि इट रेफर्स टू द रेजिंग द नंबर ऑफ क्रॉप फ्रॉम द सेम पीरियड ड्यूरिंग वन एग्रीकल्चर ईयर। एक एग्रीकल्चर ईयर के अंदर आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं, या कह सकते हैं कितनी क्रॉप्स लगा सकते हैं, उन्हें हम क्रॉपिंग इंटेंसिटी के रूप में समझते हैं। अब काम की बात यह है कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो है उसका एक फॉर्मूला होता है, जो कि है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया अपॉन नेट सोन एरिया इंटू 100। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रॉस क्रॉप एरिया अपॉन नेट सोन एरिया इंटू 100। ग्रॉस और नेट में फर्क क्या होता है हमें तो नहीं पता, नहीं पता तो अभी इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ अ फार्मर हैज 100 हेक्टेयर ऑफ लैंड, उसके पास 100 एकड़ की जमीन है, एंड इन उसमें से उन्होंने मान लेते हैं एक पर्टिकुलर सीजन यानी खरीफ के अंदर उन्होंने 90 हेक्टेयर को कवर किया, रबी के अंदर उन्होंने 40 हेक्टेयर को कवर किया, और जैद के अंदर उन्होंने 20 हेक्टेयर को कवर किया। तो 100 हेक्टेयर की ही जमीन थी, अलग अलग एक पूरे साल के अंदर अलग अलग सीजन में उन्होंने 90, 40 और 20 सबको मिला दें तो 150 हेक्टेयर कवर कर लिया। तो कहने का मतलब ग्रॉस एरिया क्या हो गया, ओवरऑल एक साल के अंदर कितने कितने एरिया कवर किए गए, है ना। अगर ये टोटल मैं एरिया कहूँ, मान लेते हैं 100 हेक्टेयर था, और मैं कहूँ अब मान लेते हैं उन्होंने खरीफ के अंदर सिर्फ 90 हेक्टेयर काम में लिया, मान लेते हैं उन्होंने रबी के अंदर 40 हेक्टेयर काम में लिया, और जैद के अंदर उन्होंने ये 20 हेक्टेयर काम में लिया, तो सिर्फ पूरे 100, है ना। मैं बताना ये चाह रहा हूँ इस डायग्राम से कि भाई पूरा अगर 100 था तो 100 का है तो ये सारे हिस्से ही, लेकिन ग्रॉस के अंदर सारे ऐड हो जाते हैं, तो सारे अगर ऐड कर लिए जाएं तो उसे क्या कहा जा सकता है। अब आ रहा है ये थंबनेल जो कि पहले आ जाना चाहिए था, चलो छोड़ो। उसे हम ऐड कर दें तो उसे ग्रॉस एरिया कहेंगे। अच्छा, अब इस लाइन से हम निकल समझते हैं कि 150 ऊपर आ जाएगा, अपॉन में हम कहें 100, टोटल एरिया 100 था, तो यानी 1.5 टाइम्स वो ज़्यादा इनकम क्रिएट कर रहे हैं, या हम कहें प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इसे उसकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी कहेंगे। फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम कहें ये है लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन का थंबनेल। प्लीज अगर वो वीडियो नहीं देखा हो तो जरूर देखें, वो फॉर श्योर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे दी गई है, अगर आप पढ़ना चाहें तो समझ सकते हैं। बहुत ईज़ी है, 1 से 4 तक जो लैंड्स हैं उन्हें हम सूटेबल समझते हैं कल्टीवेशन के लिए, जो 5 से 8 तक होती हैं वो सूटेबल नहीं होती हैं। मेन 2 यही फंडा है, और अच्छे से समझना चाहें तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखें। कंपोनेंट बताए हैं वाटरशेड मैनेजमेंट के कि क्या कंपोनेंट्स हैं, समझ सकते हैं। जो प्रिंसिपल समझे थे उसी तरह से कंपोनेंट्स हैं, उसी तरह के कुछ-कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। सब कुछ खिचड़ी हो सकती है, इसलिए एक बार थोड़ा ध्यान से समझते हुए इन्हें याद करने की कोशिश करें, हो सकता है एग्ज़ाम में आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, तो ध्यान रखें। अब कंपोनेंट के नाम पे हम ये कहते हैं कि सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, एक पर्टिकुलर स्टडी है जो हमें याद समझनी चाहिए। दूसरा हम कहेंगे वाटर हार्वेस्टिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्रॉप मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम। अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम का मतलब समझते हैं, जो अभी आपको बताया था, या तो हॉर्टिकल्चर के रूप में काम में ले लो, ग्रेजिंग के लिए काम में ले लो, या आप एफोरेस्टेशन कर दीजिए, या आप एले क्रॉपिंग कर दीजिए। अलग अलग तरह के
जो भी आप रूप में काम में ले सकते हैं वो अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम के अंदर आ सकता है। एफोरेस्टेशन यानी पेड़ लगाना हो सकता है, पास्चर फॉर डेवलपमेंट हो सकता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो सकता है, लाइव स्टॉक मैनेजमेंट हो सकता है, रूरल एनर्जी मैनेजमेंट हो सकता है और साथ में फार्म एंड नॉन फार्म वैल्यू एडिशन एक्टिविटीज हो सकती हैं। तो ये सारे जो कंपोनेंट है वो है वाटरशेड मैनेजमेंट। ओके, तो इससे आप अच्छे से याद रखेंगे, फॉर श्योर आपके लिए एग्जाम में हेल्पफुल रह सकते हैं। एक चीज आपको ये बताना चाहूंगा कि ये सारे जो भी आपको कंपोनेंट दिख रहे हैं, इसके ऊपर पर्टिकुलर एक कंप्लीट पैराग्राफ समझा जा सकता है, याद किया जा सकता है। अगर पूरा और डिटेल्स में पढ़ना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अक्सर एक पीडीएफ अवेलेबल कराता हूँ, आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करके देखें, उसमें ये चीजें आपको डिटेल्स में मिल जाएंगी, तो आप पढ़ सकते हैं। ओके ना। अब हम बात करते हैं कुछ हिस्ट्री रिलेटेड पॉइंट, या पर्टिकुलर मैं कहूँ जो ईयर्स आप याद रख सकते हैं वो क्या है। तो कुछ इस तरह से एक लिस्ट मैंने आपके सामने रख दी है कि भाई ड्रॉट प्रोन एरिया जो प्रोग्राम था डीपीएपी था वो 1973 टू 74 में आया था, 77 टू 78 के अंदर डीपीपी आया था। वैसे ये तो हमने हिस्ट्री ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर एंड रेनफेड एग्रीकल्चर नाम का जो वीडियो है उसके अंदर हमने देखा था, इनके बारे में बात की, लेकिन फिर भी एक रिवीजन के रूप में मैंने आपके सामने लिस्ट रख दी है, आप इसे एक बार वापस पढ़ लें। कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आज के वीडियो के लिए इंपॉर्टेंट है उनको यहाँ मेंशन किया है, हाईलाइट किया है कि 2009 के अंदर इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम आया था, इसे याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, जो मुझे लगता है यूपीएससी एग्जाम या हम कहें जो एग्रीकल्चरल साइंस या हम कहें एग्रीकल्चर ऑप्शनल से जो एग्जाम देते हैं स्टूडेंट, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। मैं यूपीएससी का एस्पिरेंट ना रहा हूँ, ना मुझे ज़्यादा डेप्थ में नॉलेज है इसके बारे में, बट स्टिल कुछ हद तक जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आई होप कि आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो क्या है ये फर्स्ट प्रोग्राम बताया, इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम IWMP, एक इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट प्रोग्राम भी मेंशन कर सकते हैं, पर यहाँ पे WM ही रखें तो बेटर है। IWDM कर दें तो उसे बेटर रहेगा, यानी आप अपने कॉपी में करेक्शन कर लेंगे। इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम IWDP कर दीजिएगा ऐसे, चलो IWDP ही होना चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग द इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम फ्रॉम 2009 टू 10 विद एन ऑब्जेक्टिव टू कवर। 2009 से 10 में शुरू हुआ काम की बात। टारगेट क्या था, 55 मिलियन हेक्टेयर ऑफ रेनफेड लैंड बाय 2024। कवर करना है 55 मिलियन हेक्टेयर ऑफ रेनफेड लैंड को कवर करना है वाटरशेड के अंदर। तो कहने का मतलब इस बात को, इस ऑब्जेक्टिव को याद रखना है। द IWMP इज द सेकंड लार्जेस्ट वाटरशेड मैन, इस बात को भी याद रखना है, ये सेकंड लार्जेस्ट है आफ्टर चाइना। नेक्स्ट 2015 के अंदर, 2015 के अंदर ये सब कुछ इकट्ठा कर दिया गया, मतलब IWMP या IWDP कह देना चाहिए वास्तव में, तो IWDP और OFWM यानी ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट जो है इसे इंटीग्रेट कर दिया गया, और इवन एक्सप्लोरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम को भी इंटीग्रेट कर दिया गया, किसमें, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक सा रहता है ये कई बार। इसकी शुरुआत भी 2015 में, हाँ ऑफकोर्स 2015 में इसकी शुरुआत हुई है, तो इसको याद रखना। इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन अगर आप इंटरनेट से निकालें तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। कोशिश करेंगे आने वाले वीडियोज में एक ऐसा वीडियो कवर करें जिसमें सारी स्कीम्स जो भी एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंट हो सकती है एग्जामिनेशन के पर्पज से, उन्हें हम समझ लें। नेक्स्ट है नेशनल एक्वीफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम। इसके अंदर आपको ये बताया गया है, इट वाज इनिशिएटेड एज अ पार्ट ऑफ ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन स्कीम टू डेलिनेट एंड कैरेक्टराइज द एक्वीफर्स। एक्वीफर्स क्या होते हैं समझते हैं, ग्राउंड वाटर, या हम कह सकते हैं जो जमीन के नीचे का पानी है उसे एक्वीफर्स कहते हैं, इसको भी हम डिफाइन करेंगे अभी। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट एज स्टेटेड बाय द अथॉरिटीज इज नो योर एक्वीफर, मैनेज योर एक्वीफर। इसका टाइटल या इसका ऑब्जेक्टिव जो है उसे याद रख सकते हैं। A key role of a project is to promote particularly groundwater management. Groundwater management के लिए important है। एक्वीफर की डेफिनेशन नहीं आई है तो मैं कोशिश करूंगा एडिटिंग के टाइम में आपके सामने आ जाए। एक्वीफर क्या होता है इसे आप समझने की कोशिश करें, याद रखें, है ना। वैसे तो अंडरग्राउंड जो बॉडीज है पानी की उसे हम एक्वीफर कह देते हैं। चलो, मिशन अमृत सरोवर, इसे भी याद रखें। 2022 के अंदर अप्रैल 2024, 24 अप्रैल 2022 के अंदर इसकी शुरुआत हुई। मिशन अमृत सरोवर की वाज लॉन्च एज अ पार्ट ऑफ इंडिया आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन ऑफ फॉर 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना। और द मिशन एम्स टू कंस्ट्रक्ट रीजनरेट एटलीस्ट 75 अमृत सरोवर इन ईच डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस इंडिया टू ओवरकम द वाटर क्राइसिस इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज के अंदर पानी की कमी से उभरने के लिए 75 अमृत सरोवर की शुरुआत करने का, या हम कह सकते हैं टारगेट रखा गया हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। नेक्स्ट है जल जीवन मिशन या जल शक्ति मिशन जिसे हम कह सकते हैं। तो इसकी शुरुआत 2019 में हुई, और 55 लीटर पर बंदे को, हर इंसान को लगभग 55 लीटर पानी पर डे पहुंचाने की कोशिश की जाए, एवरी रूरल हाउस होल्ड थ्रू द फंक्शनल हाउस लैंड टैप कनेक्शन।
FHTC बाय 2024, 2024 का नाम आ रहा है, तो इसे याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। जल जीवन मिशन, ठीक है। जल जीवन मिशन लुक्स टू क्रिएट एन जन आंदोलन फॉर वाटर, देयरबाय मेकिंग इट एवरीवन्स प्रायोरिटी। हर इंसान की प्रायोरिटी है पानी। इट कम्स अंडर जल शक्ति मिनिस्ट्री। ओके, अब ये वीडियो वापस एग्रीकल्चर के, मतलब वैसे तो एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए चल रहा था ये अभी भी। अब हम बात कर रहे हैं आईसीआर के एस्पिरेंट्स के लिए, वापस इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, या कोई भी इवन अगर एग्रीकल्चर से एग्जाम दे रहे हैं तो फॉर श्योर आपके लिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। अगर मैं देखता हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा होगा, तो मैं कोशिश करूंगा सिर्फ आपके सामने क्वेश्चन आए और आप एट द एंड सारे आंसर्स मैच कर लें। लेकिन अगर ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं हुआ है तो मैं आपके सामने सभी के एक्सप्लेनेशन को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, डीप वेल ब्रांच्ड एंड रैपिड ग्रोइंग रूट्स हेल्प इन एब्जॉर्बिंग मोर मॉइस्चर ड्यूरिंग द मॉइस्चर स्ट्रेस सिचुएशन। इट बिलोंग्स टू व्हिच अडॉप्टेशन मैकेनिज्म ऑफ मॉइस्चर स्ट्रेस। रूट्स का ज्यादा गहरा होना इस और ज्यादा से ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब करना, ये सब किस में आएगा? ड्रॉट अवॉइडेंस में आएगा, ड्रॉट टॉलरेंस में आएगा, एस्केपिंग ड्रॉट में आएगा, या ड्रॉट मिटिगेशन में आएगा? सोचिए अपना आंसर। आंसर दिखा रहा हूँ, 5 4 3 2 1। आई होप आपने अपना आंसर रेडी कर रखा है दिमाग में। आंसर इज ड्रॉट अवॉइडेंस। ड्रॉट को अवॉइड करने के लिए ये सब चीजें की जा सकती है। टॉलरेंस सबने तब इस्तेमाल किया था कि जब 50% सेल्स डेड होने लगती हैं, और साथ में आपको ये भी बताया गया था कि टॉलरेंस मतलब तो पानी की कमी होते हुए भी जिंदा रहना है। पानी की कमी है फिर भी जिंदा रह सकते हैं, तो वो टॉलरेंस है। एस्केपिंग ड्रॉट, ड्रॉट आए उससे पहले ही अपनी लाइफ पूरी कर लो एफिमेरल प्लांट के रूप में, तो वह एस्केपिंग ड्रॉट के रूप में समझते हैं। और ड्रॉट मिटिगेशन का मतलब भी आई थिंक वही है। ड्रॉट इसका भी पर्टिकुलर मीनिंग है, मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर इसके बारे में अच्छे से बताया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा हो तो उसका लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगा, आप चाहें तो देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम कहें वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन रिड्यूसेस द इंसिडेंस ऑफ कर्नाल बंट इन वीट इन एंडोगेनेटिक प्लेन्स। कौन सा पर्टिकुलर प्रैक्टिस जो है वो कर्नाल बंट को कंट्रोल कर सकती है? आंसर अपना सोचे दिमाग में। 5 4 3 2 1। मैं आंसर रिवील कर रहा हूँ। आंसर जो है वो है जीरो टिलेज। कैसे है जीरो टिलेज? ये एक रिसर्च पेपर से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, इफेक्ट ऑफ टिलेज प्रैक्टिसेस ऑन टीलिया इंडिका मित्रा इन राइस वीट रोटेशन ऑफ इंडोगेनेटिक प्लेन्स। ये एक पर्टिकुलर रिसर्च पेपर है, उसके जो कि मिस्टर शर्मा, बाबू शर्मा एंड कुमार, इनकी तरफ से लिखा गया, पब्लिश किया गया है। और इसमें बताया गया है, पूरा अच्छे से चीज़ें बताई गई हैं। एक्सपेरिमेंट के अंदर जो रिजल्ट्स आए, उन्होंने उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग बताया गया कि जीरो टिलेज जो है उसके अंदर सबसे कम इंसिडेंस रहा कर्नाल बंट का। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो ये अगर बुक में मेंशन आपको कहीं मिले तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो आपको मैं एक सोर्स बता रहा हूँ कि इसके ऊपर रिलाई करके हम समझ सकते हैं कि इसका आंसर क्यों जीरो टिलेज रखा गया है। मैंने मौका नहीं दिया आपको आंसर गैस करने का, क्या भी होगा तो चलो छोड़ो, जो भी है। आई होप आप समझ गए हैं कि इसका आंसर है जीरो टिलेज। ओके, तो बाकी नहीं, आंसर है जीरो टिलेज। ठीक है ना, रिसर्च पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो एक और आएगा अभी थोड़ी देर में। अच्छा, करनाल बेल्ट क्या होता है नहीं जानते हैं, तो उसका भी हमें कुछ कोशिश की है बताने की कि जो करनाल्स होते हैं वो सड़े से होने लगते हैं, है ना। और साथ में इसका एक लाइफ साइकिल भी बताया गया है। सॉइल से रिलेट किया गया है कि भाई सॉइल के अंदर इस तरह का अगर डिस्टर्बेंस कम से कम होगी, जीरो टिलेज हो, बहुत कम से कम इंसिडेंस होगा, तो सॉइल डिस्टर्ब ही नहीं होगी, तो इस तरह से इसके जो इन्फेक्टेड कर्नेल्स हैं वो स्प्रेड नहीं होंगे। मतलब सरफेस पे है तो सरफेस पे ही सनलाइट सोलराइजेशन से खत्म हो सकते हैं, लेकिन अगर टिलेज होता रहेगा तो वो नीचे जाएंगे, सेफ रहेंगे, या उनका सर्वाइव करने का चांस बढ़ सकता है। लेकिन जीरो टिलेज जैसी प्रैक्टिस के अंदर कर्नाल बेल्ट जो है कंट्रोल हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है, द बेनिफिट कॉस्ट रेशियो ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट लेस देन दिस were not generally considered for the acceptance as per the Irrigation Commission, although theoretically a ratio of unity should meet the criteria। एक मुझे भी नहीं मालूम इसका सोर्स, बट आईसीआर के अंदर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है और सही आंसर दिया गया है। सही आंसर है 1.5। तो याद रखना है, कल को फिर से आ जाए इस तरह का क्वेश्चन तो हमें याद रखना है 1.5 से अगर हम कहें लेस देन अगर रेशियो है बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, तो उसे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इरिगेशन कमीशन के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है, द टाइम बिटवीन द स्टार्ट ऑफ सक्सेसिव फील्ड इरिगेशन एप्लीकेशन ऑन द सेम फील्ड इन डेज इज। वो वक्त जब आपने पहली बार इरिगेशन की और नेक्स्ट इरिगेशन की। सक्सेसिव का मतलब क्या हुआ? नेक्स्ट इरिगेशन की, तो उसके बीच में जो समय अंतराल है उसे आप क्या कहेंगे? क्या तो आप उसे इरिगेशन टाइम कहें, या इरिगेशन पीरियड कहें, इरिगेशन इंटरवल कहें, या इरिगेशन रिस्पॉन्स कहें? तो आंसर होगा इरिगेशन इंटरवल। क्यों इरिगेशन पीरियड क्यों नहीं? दो टर्म्स होती हैं जो सिमिलर होती हैं। मैंने आपको पिछला वीडियो जो है
मतलब कहाँ है यार, आई थिंक उसका थंबनेल भी आ गया हो या प्रॉब्लम नहीं है, चलो कोई बात नहीं, एडिटिंग के टाइम पे डाल देंगे। तो उस वीडियो के अंदर मैंने आपको अच्छे से बताया है कि इरिगेशन इंटरवल और इरिगेशन पीरियड में डिफरेंस होता है। इरिगेशन इंटरवल जो है वो क्या है, बिटवीन टू इरिगेशंस, दिस इज आल्सो नोन एज द डिजाइन इंटरवल भी कहते हैं। इरिगेशन इंटरवल को डिजाइन इंटरवल भी कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। और दो इरिगेशन के बीच का टाइम होता है इंटरवल इन द, जैसा कि अभी हमने जैसे देखा सक्सेसिव के लिए जो आंसर यूज किया गया था। लेकिन इरिगेशन पीरियड क्या होता है, तो इरिगेशन पीरियड इज नंबर ऑफ डेज दैट कैन बी अलाउड फॉर द अप्लाइंग इरिगेशन टू अ गिवन एरिया ड्यूरिंग पीक कंजप्टिव यूज ऑफ क्रॉप। ज्यादा से ज्यादा क्रॉप कितना इवेपोट्रांसपायरेशन कर रही है उस वक्त, जो जो वक्त का जो गैप है, पीक वर्ड जब यूज करें ड्यूरिंग द पीक कंजप्शन यूज ऑफ द क्रॉप, तब हम इरिगेशन पीरियड वर्ड यूज करते हैं। दिस इज द बेसिक फॉर द सिस्टम कैपेसिटी एंड अदर चीजें मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाई हैं। इरिगेशन सिस्टम शुड बी डिजाइंड इन सच अ वे दैट द इरिगेशन पीरियड इज लेस देन द इरिगेशन इंटरवल। इस लाइन को भी याद रखें, एग्जाम में आ सकती है। तो इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट पे कंप्लीट वीडियो सीरीज क्रिएट की जा चुकी है। अगर आपने वीडियो सीरीज ही नहीं देखी हो तो उसे भी देख लीजिएगा, वो भी आपके लिए फॉर श्योर आईसीआर के एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगी। डन है मेरे भाई, डन है मेरे भाई। नेक्स्ट अगर देखते हैं, या मेरी बहन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज नेगेटिवली कोरिलेटेड विद द ग्रीन यील्ड ऑफ लेंटिल। लेंटिल से रिलेटेड कौन सी बात सही है? 5 4 3 2 1 अपना आंसर अपने दिमाग में रखें। आंसर मैं रिवील करूं तो आंसर है फर्स्ट, प्रोटीन कंसंट्रेशन ऑफ सीड। प्रोटीन कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगा तो यील्ड कम हो सकती है। ओके, और इसका आप इंटरनेट पे भी अगर सर्च करेंगे तो उसका आंसर सही है। मैंने सारे आंसर्स क्रॉस चेक किए हैं क्योंकि आईसीआर के कई बार आंसर जो है गलत होते हैं, मतलब जो आंसर रियल आंसर की में आते हैं वो आंसर गलत होते हैं, तो कभी कभी होता है ऐसा, कुछ क्वेश्चंस में होता है ऐसा। तो आप अगर आईसीआर के एस्पिरेंट हैं तो इस बात को समझ सकते होंगे। चलो खैर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नेगेटिवली कोरिलेटेड, याद रखना नेगेटिवली कोरिलेटेड से इस तरह की बात याद रख सकते हैं कि प्रोटीन कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है तो यील्ड कम कंसीडर की जा सकती है। ओके, विच ऑफ द, ये जेनेटिक्स आई थिंक प्लांट जेनेटिक्स से रिलेट कर दिया गया है उस क्वेश्चन में। विच शेप ऑफ ओपनिंग ऑफ नो टिलेज स्लॉट, नो टिलेज स्लॉट क्या होता है, मुझे तो यही नहीं पता था इस क्वेश्चन से पहले पढ़ने से, पर जब मैंने पढ़ा तो मैंने थोड़ा जाना इसके बारे में। तो ये कह रहा है कि कौन सा शेप नो टिलेज स्लॉट का फॉर सोइंग ऑफन प्रोवाइड्स पुअर जर्मिनेशन ऑफ सीड इन अ ड्राई सॉइल। सूखी सॉइल में कौन सा शेप जो है वो बेटर, या कह सकते हैं पुअर जर्मिनेशन देगा। तो पहली बात तो नो टिलेज स्लॉट होता क्या है ना, तो नो टिलेज स्लॉट इस तरह से बताए गए हैं कि भाई टिलेज नहीं कर रहे लेकिन बस एक कुछ कुछ स्लॉट्स खोल दिए गए हैं जमीन के अंदर, ऐसे खांचे बना दी गई हैं, जैसे कि वी शेप हो गई, या हम कहें एक तरह की यू शेप हो गई, या हम कहें उल्टा इन्वर्टेड टी शेप हो गई, है ना। इस तरह की अगर शेप्स बना दी गई हैं उसमें हम सीड रख रहे हैं, उसमें जर्मिनेशन की उम्मीद रख रहे हैं, तो इस तरह की चीज को हम नो टिलेज स्लॉट कहते हैं। इसकी अलग अलग शेप्स दिखाई गई हैं आपको, तो इस अलग अलग शेप के अंदर सबसे पुअर जर्मिनेशन किसमें मिलेगा। तो इससे रिलेटेड एक रिसर्च पेपर भी देखा मैंने, और उस रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग इसमें बताया गया है कि सबसे कम जर्मिनेशन, जैसा कि आप देख सकते हैं, जर्मिनेशन या इमरजेंस सबसे कम किसमें है, तो सबसे कम इमरजेंस यहाँ देख सकते हैं ना, पर्टिकुलर डेज के अंदर अगर सेम माने तो सबसे ज्यादा तो इसमें है, यानी इन्वर्टेड टी में है। इस तरह का क्वेश्चन आपकी बार आ सकता है, सबसे ज्यादा किसमें है, तो इन्वर्टेड टी में सबसे ज्यादा है। सबसे कम किसमें है, इसमें डैश 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 वाली लाइन यानी यू शेप के अंदर है, तो आंसर क्या होना चाहिए, यू शेप होना चाहिए। बात समझ आई क्या? नॉलेज नहीं था लेकिन क्वेश्चंस के थ्रू नॉलेज उठाना, इसीलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कई सारी चीजें होती हैं जो जो किताबें हम पढ़ रहे हैं उनके अंदर नहीं मेंशन है, लेकिन एग्जाम में पूछी जा रही है, कल को फिर पूछी गई तो हम आंसर जरूर सही करके आएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ने का सबसे बड़ा कारण यही कि 20-20 तक क्वेश्चंस जो है रिपीट हो जाते हैं। 120 क्वेश्चंस, उसमें से 20 क्वेश्चन आपके सामने एग्जैक्ट वही आ जाएं जो पिछले सालों में पूछे गए हैं, तो सोचो कितना बड़ा फायदा होगा आपको। 80 नंबर का फायदा हो सकता है आईसीआर के एग्जाम में। तो भाई साहब, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से नोट करा करें, याद किया करें, बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, अब देखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इफ द सॉइल मॉइस्चर टेंशन बेस्ड ऑन द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम एक्सप्रेस्ड इन द सेंटीमीटर ऑफ द वाटर इंक्रीजेस 100 टाइम्स। 100 बार अगर आप वाटर कंटेंट को 100 गुना बढ़ा रहे हो तो पीएफ की वैल्यू किस तरह से इन्फ्लुएंस होगी। पीएफ क्या वैल्यू होती है हम तो जानते ही नहीं, हम पता ही नहीं, तो बहुत बुरा हो रहा है आपके साथ। पीएफ वैल्यू पता होना चाहिए आपको। स्कोफील्ड ने खोज की थी, क्या होती है पीएफ वैल्यू, उसके ऊपर कंप्लीट वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। प्लीज अगर आपने नहीं जानते हैं तो जरूर देखें। लेकिन आपकी बार पूछ रहा है कॉन्सेप्ट क्या है, पूछा है कि अगर पीएफ वैल्यू कैसे इन्फ्लुएंस होगी अगर आपने पानी का कंटेंट 100 गुना बढ़ा दिया है। और उसने क्रिटिकल करने के लिए ऐसे कह दिया कि मान लो पहले एक्स थी तो अब कितनी हो जाएगी। अपना आंसर दिमाग में सोचें, दिमाग लगाएं। आई रियली होप आपका आंसर आपके दिमाग में सही होगा।
आंसर मैं रिवील कर रहा हूँ, 5 4 3 2 1, आंसर इज फर्स्ट। कैसे? कैसे का जवाब देंगे हम। देखो, 1 डिजिट चेंज, मान लेते हैं अगर पीएफ की वैल्यू 1 से 2 हो जाती है तो पानी के कंटेंट में 10 गुना का फर्क आएगा। याद रखना, ये इसके पीछे का कारण क्या है उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे अभी, ये क्योंकि लॉगरिदम वाली चीजें हैं, है ना। पीएफ इज अ नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ दैट हाइट, तो उसका लॉग लेंगे। अगर आप उसमें मैथ समझनी पड़ेगी हमें लॉग वाली, वो मैं आपको अभी समझा नहीं पाऊंगा, वो अलग चीज है। लेकिन याद तो कर सकते हैं कि भाई पीएफ की वैल्यू 1 से 2 होगी, मतलब एक चेंज करोगे पीएफ वैल्यू तो 10 गुना का फर्क आ जाएगा। 3 से 5 यानी 2 चेंज करोगे तो 100 का फर्क आ जाएगा। 3 डिजिट चेंज करोगे यानी 3 से 5 कर दोगे तो 1000 का फर्क आ जाएगा। सीधी सीधी बात है, एक पे 1 जीरो, 2 पे 2 जीरो, 3 पे 3 जीरो, डन। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। इसने कहा कि 100 गुना बढ़ा देंगे, उल्टी बात कह दी भाई साहब। आपने कहा कि 100 गुना से रिलेटेड 2 डिजिट होती हैं, तो मतलब डिजिट कितनी बढ़ जानी चाहिए, x में 2 ऐड हो जाना चाहिए। डन है मेरे भाई, डन है मेरे भाई। याद रखना, पीएफ का वैल्यू का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता आपको तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि क्वेश्चन क्या है, पीएफ वैल्यूज एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछी जाती हैं, एएसआरबी नेट के अंदर डायरेक्ट पूछी जाने वाली क्वेश्चन है ये, तो इसे भी याद रखना क्योंकि याद नहीं होती है यार वैल्यूज, है ना। अच्छे से याद रखनी है हमें कि फीड कैपेसिटी पे 2.5 है, परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट पे 4.18 है, हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट में 4.5 है। ये तो फेमस टर्म्स है। ड्राई कंसिस्टेंसी, वेट, प्लास्टिक, स्टिकी, विस्कस, इन सभी की वैल्यू सीधी याद रखना, सीधी पूछी जा सकती है। सारी 12 की 12 वैल्यूज सटीक रूप में याद कर लेना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है द लेटरल सीपेज ऑफ वाटर, उसे आप क्या कहोगे। इन रिलेटिवली प्रीवियस सॉइल अबव अ लेस परवियस लेयर, उसे क्या कहोगे। 5 4 3 2 1, सीधा आंसर दिखाता हूँ, आंसर है इंटरफ्लो। याद रखना, इंटरफ्लो की डेफिनेशन आपसे अगली बार फिर पूछी जा सकती है, डैश करके फिलअप्स के रूप में पूछ लिया तब भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। लेटरल सीपेज ऑफ वाटर इन अ रिलेटिवली परवियस सॉइल अबव अ लेस परवियस सॉइल, समझ गए। एक सॉइल जिसके अंदर हम कह रहे हैं कम, हम कह सकते हैं लेटरल सीपेज ऑफ सॉइल इन रिलेटिवली प्रीवियस सॉइल अबव अ लेस प्रीवियस सॉइल, ठीक है। एक सॉइल के ऊपर जो लेयर है उसमें पानी कम रिसता है, नीचे वाले में थोड़ा ज्यादा रिसता है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर पानी का जो लेटरल सीपेज हो रहा है, मतलब इधर उधर पानी का फैलाव जो हो रहा है, उसे आप क्या कहोगे, उसे आप इंटरफ्लो कहोगे। दो के बीच में, हाँ, दो लेयर्स के बीच की बात हो रही है तो ऐसे याद रख लो, दो के बीच में तो इंटर होता है। इंटरनेशनल गेम है यानी दो नेशन के बीच में गेम है, वैसे ही इंटरफ्लो मतलब दो फ्लोज के बीच की बात हो रही है तो इंटरफ्लो याद रखेंगे। इंडिया का एस्टिमेटेड वाटर पोटेंशियल क्या है। देखो, इसका कोई सोर्स नहीं मालूम मुझे, कैसे इसका आंसर 180 मिलियन हेक्टेयर किया गया है मुझे नहीं पता, लेकिन आईसीआर के ऑफिशियल आंसर में ये दिया गया था। अगर आपके पास इसका कोई सोर्स हो, आपको लगे कि सही दिया गया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपको लगे कि नहीं भाई हमें भी नहीं पता तो याद कर लेना, क्या पता कल को आ जाए तो हम सही करें। नेक्स्ट स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, ये आपके ऊपर छोड़ देते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। इसका आंसर जो दिया गया था, मतलब ऑफिशियल आंसर की में जो आंसर आया था और जो आंसर सही है उसमें फर्क है। तो ये क्वेश्चन आपके हवाले है, इसके बारे में डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, वरना नेक्स्ट वीडियो को खोलोगे यार तुम्हें। नहीं ऐसी बात नहीं है, आई जस्ट वांट कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, आप खुद रिसर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे, आप समझ जाएंगे कि आंसर इसका क्या होना चाहिए। ओके, तो जी ये था आज का वीडियो। आई रियली होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम अब एक सीरीज शुरू कर लेंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की, जिसके अंदर हम सिर्फ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे। पहले शुरुआत करते हैं सॉइल फर्टिलिटी से, एक ऐसा वीडियो जिसके अंदर सिर्फ सॉइल फर्टिलिटी से रिलेटेड पिछले सालों में क्या क्वेश्चन आए हैं उसको देखेंगे, फिर सॉइल फिजिक्स की देख लेंगे, फिर सॉइल पेडोलॉजी की देख लेंगे, फिर सॉइल बायोलॉजी के देख लेंगे, एग्रोनॉमी से रिलेटेड कुछ होगा तो उस पर्टिकुलर यूनिट को कवर कर लेंगे, है ना। वैसे तो मैंने कवर की है एक वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो मैं बना चुका हूँ। वैसे ही अब और भी 4 5 6 वीडियोस और कवर करके आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। आई रियली होप दोज वीडियो विल बी रियली हेल्पफुल फॉर एग्जामिनेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।